अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक्सेल का इंटरैक्टिव डैशबोर्ड किस तरह से बना सकते हैं। हम ना सिर्फ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे बल्कि इसमें हम एक रियल एप्लीकेशंस भी सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिन्यूएबल्स में इंटरेस्टेड हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम बैटरी बेस्ड सोलर सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रिन्यूएबल्स बहुत तेज़ी के साथ मार्केट में पेनिट्रेट कर रही है और इसकी इतनी तेज़ी से पेनिट्रेशन के साथ साथ डिज़ाइन इंजीनियर्स और साइट कमीशनिंग इंजीनियर्स की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो अगर आप डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट बन जाओ तो आप रिन्यूएबल्स में आसानी के साथ एंटर कर सकती हैं। जो भी फार्मूलाज इन इक्वेशंस में चाहिए वो मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी और समझाती भी जाऊंगी। आप ये देख रहे होंगे कि इस डैशबोर्ड में कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास डिमांड होती है लोड, हमें लोड का एनालिसिस करना होता है। उसके लिए मैंने बटन बनाया है, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे डिमांड करेगा कि आप हर मंथ का लोड यहाँ पर फीड इन करें। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके बिल से आएगी। आप हर मंथ का बिल यहाँ पे एंटर करेंगे, जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं कैलकुलेट लोड करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये काम हम किस तरह करेंगे या हम इसको बनाते हुए देखते हैं। उसके बाद फिर मैंने बैटरी के पैरामीटर्स लिए हैं, पीवी प्लांट साइजिंग की है, इन्वर्टर सेलेक्ट किया है और फिर मैंने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं। उसमें मैं कुछ एरिया पूछ रही हूँ यूजर से और मॉड्यूल का एरिया निकाल रही हूँ ताकि मैं उसे रिकमेंड कर सकूँ कि उसकी रिक्वायर्ड एरिया में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेबल है इंस्टॉलेशन के लिए, L1 है या L2 है। फिर यूजर के पास चॉइस है कि वो L1 या L2 को किस तरह से लगाना चाहता है। ये देखें कि साथ मैंने इंटरेक्टिव इमेज भी एम्बेड किया है। जैसे जैसे हम यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करेंगे आपके इमेजेस भी यहाँ से चेंज होते जाएंगे। उसके बाद हमने स्ट्रिंग साइजिंग की है और स्ट्रक्चर की कुछ स्पेसिफिकेशंस हमने यहाँ पर ऐड की हैं। ये स्ट्रक्चर जब आप BOQ बनाओगे तो उस वक्त आपके एनालिसिस के लिए काम आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी ले ली है। फिर हम टिल्ट एंगल निकाल रहे हैं और रॉ स्पेसिंग भी हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर तो यूज़र ने कुछ छोटा सिस्टम लगाना है जिसमें 10 या 12 मॉड्यूल्स हैं और वो एक लाइन में लग सकती हैं तो फिर तो रॉ स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डबल रॉस में जाना चाह रहा है तो यहाँ पर अगर वो 2 एंटर करे तो ये देखें कि उसके पास रॉ स्पेसिंग की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी कि पहली या दूसरी रॉ में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम रॉ स्पेसिंग देखना चाहें तो ये देखें, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि 6 मॉड्यूल्स आगे हैं, 6 पीछे हैं। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको बेसिकली रॉ स्पेसिंग कहते हैं। तो आप जो भी ओरिएंटेशन के साथ जाओगे उसके लिए आपकी कितनी रॉ स्पेसिंग होनी चाहिए वो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। और उसके बाद हम फ्यूजेस की कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे जो कि PV सिस्टम में लगाए जाते हैं। तो आई होप सो कि ये लेक्चर बहुत इनरिच होने वाला है। जो लोग रिन्यूएबल्स में डिज़ाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं वो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अच्छा, ये डैशबोर्ड 3 फैक्टर्स पर बेस कर रहा है। एक ये कि लोड आप बिल से रीड करोगे, दूसरा ये कि ये बैटरी बेस्ड सिस्टम होगा और तीसरा ये है कि इसमें सारे मॉड्यूल्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे। हम आज के केस में पैरेलल कनेक्शन को नहीं देखेंगे बल्कि सीरीज कनेक्शन की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और इसको स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये हमने एक बिल्कुल न्यू वर्कबुक ओपन कर ली है। सबसे पहले तो हम इसको सेव करते हैं अपनी मैक्रो इनेबल वर्कबुक के नाम से। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, जहां आपको अपनी फाइल सेव करनी है उस फोल्डर में आप जाएं। यहाँ पर आप उसका कोई भी नाम रख सकते हो, सोलर सिस्टम डिज़ाइन के नाम से मैं नाम रखती हूँ और यहाँ इसको एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक के नाम से सेव कर लेती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि अपनी मंथली यूनिट्स जो हमने बिल से लेने थे उसके लिए फॉर्म डिज़ाइन करना है। उसके लिए हम पहले तो शीट को रीनेम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसका नाम डिज़ाइन। उसके बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में चले जाएंगे। यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो आपको फाइल के नीचे एक आइकन नज़र आ रहा होगा। आपने डाउन एरो को क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है यूज़र फॉर्म और मॉड्यूल की। आपने उसमें से यूज़र फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। जब आप यूज़र फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको एम्प्टी साइज ये वाला फॉर्म प्ले करवाएगा। अब हमने इसमें अपनी तरफ से सारे टूल्स ऐड करने हैं और इसको अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक सेट करना है। मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेती हूँ। अब हम इसका नेम चेंज करते हैं। ये वो नेम है, पहला वाला नेम जो मैक्रो यूज़ करेगा। इसका हम नाम रख लेते हैं बिल यूनिट्स।
अब यहाँ पे जो हम नेम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आएगा कैप्शन की ऑप्शन में। कैप्शन की ऑप्शन में जाओगे आप और यहाँ पर आप इसका नाम रख सकते हो। मैं रख लेती हूँ यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब हमने इसका बैक कलर चेंज करना है तो वो ये सेकंड वाली ऑप्शन है नेम के नीचे, इसमें जाओगे आप, पैलेट में चले जाओ, यहाँ पर आप कोई भी कलर रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो। ठीक है, डार्क ब्लू में रख रही हूँ। और उसके अलावा अगर आप सेटिंग्स करना चाहो तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब अगर मैं बता रही हूँ कि मेरा ये जो यूनिट्स कंज्यूम हेडर है ये किसी और फॉन्ट में हो तो यहाँ पर फॉन्ट की ऑप्शन है, इसमें आप जाओगे, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ टाइम्स न्यू रोमन और ये आपके पास साइज़ आ रहा है, फॉन्ट साइज़ आप देख लें कि आपको क्या रीज़नेबल लगता है। अब ये मेरे पास एक रीज़नेबल फॉर्म की शेप में आ गया है। इसके अलावा फॉर्म के कुछ स्टाइल भी होते हैं, ठीक है, वो इतने प्रोमिनेंट तो नहीं होते, लेकिन अगर आप उसे बदलना चाहो तो आप उनको यूज़ करके देख सकते हो। ये स्पेशल इफेक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। रेस करूँगी तो ये देखें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आप फ़ील करोगे कि आपके फॉर्म में इम्पैक्ट आ रहा है। तो आप कोई भी स्टाइल जो रखना चाहो, जो आपको रीज़नेबल लगे वो रख सकते हो। उसके बाद हमने इस पे अपनी ऑप्शंस इंसर्ट करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्म पे सिंगल क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लेबल्स इंसर्ट करने हैं मंथ वाइज। आप जनवरी फरवरी भी रख सकते हो जैसे मैंने पहले रखा हुआ था, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, मंथ 1 या मंथ 2 भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेबल इंसर्ट करना है। ये मैंने ए वाली ऑप्शन को पकड़ा है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन थी, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, इसमें लेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको लेबल 1 की कैप्शन में यहाँ पे जाते हैं और इसको नेम दे देते हैं जनवरी का। पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहें लिख लें। और हम इसका 4 कलर चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 कलर की ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, इधर से जाके मैं इसको वाइट करना चाह रही हूँ। उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करना हो तो ये फ़ॉन्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको थोड़ा, इसका जो रेक्टेंगल है उसका साइज़ छोटा किया है। अब आपने इसके रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, ये आपके पास दूसरी ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे हम इसकी कैप्शन में जाके लिख देते हैं फेब, इसको थोड़ा लाइन कर लेते हैं जनवरी के साथ। फिर इसी को कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करें और इसमें आप अगले मंथ का नाम लिख देंगे कैप्शन में जाके, वो है आपका मार्च। का रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि वो फिट इन हो जाए। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे सारे मंथ्स के लेबल इंसर्ट कर दिए हैं। अब हमने इनकी वर्टिकल स्पेसिंग जो है वो इक्वल करनी है, मतलब इन सबके दरमियान एक जितना डिस्टेंस है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मंथ में आप जाओगे, इसे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने शिफ्ट प्रेस करना है और लास्ट मंथ को सिलेक्ट करना है। ये आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये देखोगे कि बीच में के सारे मंथ्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। शिफ्ट को आपने छोड़ देना है, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी वर्टिकल स्पेसिंग की। आप इसमें जाएंगे तो आपको आगे मजीद ऑप्शंस नज़र आएंगी, मेक इक्वल, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमूव। आपने यहाँ से मेक इक्वल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे इन सब मंथ्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने इसके आगे यूज़र इनपुट फील्ड्स क्रिएट करनी है, जिसमें यूज़र जो है वो यूनिट्स एंटर कर सके। उसके लिए ये जो आपको AB/ का बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपका टेक्स्ट बॉक्स है। आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ जब आएंगे अपने फॉर्म पे तो आपको प्लस साइन नज़र आएगा, इसको कहीं भी रख के आपने क्लिक कर देना है और फिर इसको माउस पॉइंटर से ड्रैग करना है और जितनी भी आपको इसकी लेंथ चाहिए उतनी आपने यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। ये आपका एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। जैसे हमने लेबल्स के साथ किया था कॉपी और पेस्ट, वैसा ही हमने इन इनपुट फील्ड्स के साथ कॉपी और पेस्ट करना है। ठीक है, ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको कंट्रोल सी करती हूँ और कहीं ले जाकर एम्प्टी स्पेस पे कंट्रोल वी करूँगी तो यहाँ आ जाएगा। अब इसको पकड़ कर हम फेब के आगे ले आते हैं। अब ये देखें कि मैंने अपनी सारी टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं वो इंसर्ट कर ली है। अब मैं चाह रही हूँ कि इनके दरमियान भी वर्टिकल स्पेसिंग जो है वो कांस्टेंट हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, वही काम जो मैंने लेबल्स के साथ किया था। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लास्ट टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को रिलीज़ करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, वर्टिकल स्पेसिंग में, और यहाँ हम एक इक्वल को सिलेक्ट कर देंगे। अब ये देखें कि इनके दरमियान जो स्पेस थी वो भी कांस्टेंट हो गई है।
अब हम इधर मज़ीद लेबल्स लगाना चाह रहे हैं, चाहो तो यूनिट्स लिखो, चाहो तो किलोवाट आवर लिख दो। अब ये देखें कि मैंने सारे लेबल्स जो हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। इनकी भी हम वर्टिकल स्पेसिंग इक्वल कर लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा रीज़नेबल कर लेते हैं। नीचे हमें चाहिए एक बटन कैलकुलेट लोड का, उसके लिए आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कमांड बटन की। ये सबसे पहली ही ऑप्शन है सेकेंड रो की, इसको आपने पकड़ना है यहाँ से और यहाँ आपने बटन इंसर्ट कर देना है। इसका नाम कमांड बटन 1 नेम तो वही रहने देंगे। कैप्शन में हम इसको चेंज करते हैं कैलकुलेट लोड के नेम से। इसी तरह इसके भी ऑप्शन हैं, अगर आप बटन का कलर चेंज करना चाहो तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं ग्रे कलर के साथ ही जाना चाह रही हूँ, तो मैं इसमें अब कुछ मज़ीद चेंजेस नहीं कर रही। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आप डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ये मेरा फॉर्म जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, इसमें मैंने मंथली वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करनी है। अब जब ये रेडी हो जाए, जो आपको फ्लॉपी डिस्क जैसा आइकन नज़र आ रहा है एडिट के नीचे, इसको आपने क्लिक करना है तो ये आपका फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। अब फॉर्म का नेम आपने याद रखना है बिल यूनिट से आपका फॉर्म नेम, क्योंकि मैक्रो में आप इसको इस नेम के साथ रेफर करेंगे। अब हमने पहले तो ये वाला मैक्रो बनाना है कि यहाँ पे यूज़र जो भी वैल्यूज़ एंटर करे वो हमारे पास अपीयर हो जाए, और फिर हम उसका बाद में सम कर लेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो कैलकुलेट बटन इस पर आपने डबल क्लिक करना है तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। और इसका जो कैप्शन आ रही है वो है कमांड बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। आपने हमेशा इसके जो फंक्शन नेम है वो यही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि वो कमांड बटन को रेफर कर रहा है। अगर आप यहाँ पर नेम चेंज करेंगे तो आपका मैक्रो जो है वो रन नहीं करेगा, तो बी केयरफुल। ठीक है, अब हम अपना मैक्रो जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैक्रो आपका बहुत सिंपल है। अब ये कर क्या रहा है बेसिकली, सबसे पहले तो इसने एक वेरिएबल लिया है WS के नाम से और उसकी टाइप रखी है वर्कशीट। फिर उसने उसको असाइन करवाया है दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट 1। ये जो शीट 1 है वो उसने असाइन कर दी है WS को। उसके बाद वो लेके इंफॉर्मेशन चला है, उसने एक लूप एक और वेरिएबल लिया है डिम आई एज इन टीचर, और आई को उसने बेसिकली लूप के तौर पर यूज़ करना है। आपने बेसिकली 12 मंथ्स की एंट्रीज करनी है, उसके लिए उसने लूप रन की है 1 to 12। अब ये WS डॉट सेल्स I+3 26 क्या है, बेसिकली मैं चाह रही थी कि मेरा डैशबोर्ड जो है वो तो अपीयर होता है एज कॉलम तक, तो मैं उसे चाह रही थी कि जो फॉर्म से इंफॉर्मेशन आए वो सारी फीड इन कर दे जेड कॉलम में। तो ये आपका जो I+3 है, बेसिकली मैं ऊपर डैशबोर्ड की हेडिंग देती हूँ, इसलिए मैं ऊपर से 4 रॉस छोड़ना चाह रही थी। ये पहले तो 1 यहाँ पे I जब 1 होगा 1 + 3 4, तो ये क्या करेगा Z4 में पहली वैल्यू एंटर करेगा, और ये 26 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जेड कॉलम को, क्योंकि वो आपका ABC में 26th कॉलम बनता है। तो इसलिए बेसिकली मैं वैल्यूज़ इनपुट करवा रही हूँ फॉर्म की सारी जेड कॉलम में, ताकि वहाँ पे वो वैल्यूज़ स्टोर हैं। उसके बाद हम मेन डैशबोर्ड में उन्हें सम कर लेंगे। अब ये क्या करेगा, Z4 में आपकी पहली वैल्यू एंटर करेगा। वो वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स एंड आई। इसका मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 से जो वैल्यू आ रही है वो आपने Z4 में रख देनी है। उसके बाद लूप फिर से चलेगी, यहाँ पर आई हो जाएगा 2, 3 + 2 हो जाएगा 5। तो अब आप आगे हो Z4 के बाद Z5 में। उसके बाद यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये सो ऑन चलता जाएगा 12 वैल्यूज़ के लिए। तो अब यहाँ से हम अपना शीट नेम चेंज कर देते हैं डिज़ाइन, क्योंकि हमने अपनी शीट का नेम रखा हुआ है डिज़ाइन। ये देखें, तो मैंने न्यू शीट ओपन की थी, उसका नाम मैंने रखा हुआ है डिज़ाइन। और फिर आपने इसको यहाँ से सेव करना है और फिर हम रन करके देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट देता है। अब ये आपका फॉर्म अपीयर हो गया है। इसमें हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम ये देखें कि हमारे जेड कॉलम में वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। अब मैं कैलकुलेट लोड करूँगी तो देखते हैं कि हमारे जेड कॉलम में वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। ये देखें, जेड कॉलम में आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई हैं। अभी मैं इसको हाइड नहीं करी, इन्हें हम बाद में हाइड करते हैं जब हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर लेंगे। अब ये सारा काम तो आपने कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन इंटरफेस की तरफ, जो हमने अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम जाएंगे शेप्स में। यहाँ से हम पहले इंसर्ट में गई हूँ, फिर शेप्स में गई हूँ। यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, और डैशबोर्ड बेसिकली आपका वही स्क्रीन होती है जितना एरिया विजिबल होता है। बाद में हम इसको रिमूव कर लेंगे। एक दफ़ा ये ज़रा
एक्सटेंड हो गया, क्योंकि इसकी हम सेटिंग साथ साथ करते रहेंगे। और इसको आपने अब चेंज करना है इसमें, तो ड्राइंग टूल्स में चले जाएं। शेप फिल में आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, जो भी कलर आप रखना चाहो रख लो। यहाँ हम टाइप करते हैं सोलर डिज़ाइन डैशबोर्ड। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। होम पे जाते हैं, यहाँ से एक तो हम पहले इसकी थोड़ा साइज़ बड़ा करते हैं और उसके बाद ये आपके पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, ये आपकी होम में ही आ रही होती हैं। इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं। ये आपकी पहली हेडिंग आ गई है। अब उसके बाद मैंने एक और लाइन ऐड की हुई थी अपने डैशबोर्ड में, यहाँ ऑरेंज, वो भी आपने करनी हो, क्योंकि ये जो सारी आपकी बस डिस्प्ले फॉर्मेटिंग है। रेक्टेंगल दोबारा ले लें, इसके ऊपर उसे ड्रॉ कर दें। फिर इसमें इसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। शेप फिल मैं ले लेती हूँ ऑरेंज, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो ये तो आपकी पहली जो हेडिंग थी वो अपीयर हो गई है। बाकी अभी आपने इसमें जो ग्रिड लाइंस हैं वो रिमूव नहीं करनी। दूसरा काम हमने ये करना था कि यहाँ पे एक लोड का बटन ड्रॉ करना था कि जब हम उसको प्रेस करें तो हमारे पास जो फॉर्म है बिल का वो अपीयर हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंसर्ट में जाएंगे, ये शेप्स में ही यहाँ से आप रेक्टेंगल ले लो। इधर मैं एक छोटा सा बटन ड्रॉ करती हूँ, करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। इसका नाम रख देती हूँ लोड, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, सेंटर लाइन कर लें और इसी तरह वाइट कर दें। और अगर आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे शेप इफेक्ट्स में चले जाएं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शेडो अगर चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर शेप इफेक्ट्स में बटन के लिए भी बीवल की ऑप्शंस होती हैं, इसमें आप जैसे भी उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहो आप कर सकते हो। अगर हम ये फर्स्ट वाला ही ले लें, ठीक है, तो इस तरह से ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिस तरह भी आप उसको करना चाहो। ये मेरा लोड का बटन क्रिएट हो गया है। अब मैंने इसको अपना मैक्रो असाइन करना है कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास फॉर्म अपीयर हो जाए जो मैंने यूनिट्स कंज्यूम का बनाया। उसके लिए आप क्या करेंगे, बटन बनाने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन आ रही होगी असाइन मैक्रो की, आप इसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप चले जाओगे न्यू में। अब आपको अपने फॉर्म का नाम याद है ना, बिल यूनिट्स, ये नज़र आ रहा है। इधर जाके आपने फिर से ये एक लाइन लिखनी है, बिल यूनिट्स डॉट शो, ठीक है। ये आपका मैक्रो बन गया। इसको सेव कर लें, यहाँ से इसको क्लोज करें। अब हम इसको जब भी क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्म जो है वो हमारी स्क्रीन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद हमने अगली जो है वो सारी मैनुअल कैलकुलेशंस करनी है। अब पहले तो हमें ये चाहिए था, इंफॉर्मेशन चाहिए कि यूनिट्स कंज्यूम इन ईयर कितनी है। कंज्यूम इन ईयर, हम इन 3 लाइंस को आपस में मर्ज और सेंटर कर लेते हैं। और इसके लिए हमें कहाँ से वैल्यूज़ मिलेगी, जो हमारे पास Z में आई है वैल्यूज़ Z4, वो हम सारी यहाँ पे सम कर लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो एक्चुअल तो अभी मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली थी ना ये वाली, तो उसमें कुछ कम वैल्यूज़ भी थी, इसलिए लोड ज़्यादा आया नहीं है। अगर आप सही यूनिट्स होंगे तो ये आपको अच्छी खासी वैल्यू जो है वो नज़र आएगी। इसको आपने कर लेना है राइट अलाइन। इसी तरह हम जो है अपनी बाकी वैल्यूज़ भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने सारे हेडर्स जो है वो यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। 3 कॉलम्स को मैंने आपस में मर्ज किया है ताकि ये मेरी जो ऑप्शंस हैं क्लियर नज़र आती रहें, और बाकी मैंने इनको बोल्ड किया है। इसके अलावा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो मैं वैल्यूज़ थी ये जी कॉलम को सम करके यहाँ पर लाई थी। पर डे कंजम्पशन आपने निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो एनुअल यूनिट्स हैं इनको डिवाइड करना पड़ेगा 365 के साथ। हम इनको डिवाइड कर देते हैं 365 के साथ। उसके बाद आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब मैं फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगी, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि डेसिमल जो है वो मुझे 2 से ज़्यादा नज़र ना आए। नंबर्स में जाऊंगी, डेसिमल प्लेसेस 2 को सिलेक्ट कर दूँगी। उसके बाद सन आवर्स जो है वो भी यूज़र एंटर करेगा, ये यूज़र इनपुट फील्ड है। और फिर किलोवाट आवर टू बी प्रोड्यूस बाय सोलर जो होगी वो हम इसको डिवाइड करेंगे सन आवर्स के साथ। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इन सारों को सिलेक्ट करते हैं। इसको मैं दे रही हूँ लाइट ग्रे कलर, ठीक है, बल्कि ये वाला कलर करते हैं। जो आपके यूनिट्स कंज्यूम्ड इन ईयर हैं इनको आपने ग्रे ही रखना है। जो आपने इनपुट लेनी है यूज़र से उसको हम कर देते हैं वाइट, और उसके हम बॉर्डर भी ड्रॉ कर देते हैं। और किलोवाट आवर टू बी प्रोड्यूस बाय सोलर जो है इसको भी हम ग्रे में ही कर देते हैं। ये जो वाइट बॉक्स होगा वो बेसिकली वैल्यू शो करवाएगा जहाँ पे यूज़र ने इनपुट करना है। आगे हम इनके यूनिट्स भी मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे इनपुट करता है 5.5, ठीक है, या जो भी वो इनपुट करना चाहे। किलोवाट आवर टू बी प्रोड्यूस बाय सोलर कैसे आएंगे, हम
इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू के साथ और हम इधर फॉर्मेट सेल्स कर लेते हैं नंबर और यहाँ पे हम कर देते हैं 2। आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि आपकी ये वैल्यू आएगी सम करके Z4 to Z15, लेकिन क्योंकि अभी मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली थी जिसकी वजह से ये जो कैलकुलेशंस हैं ये ज़्यादा कम आ रही हैं, तो हम इन यूनिट्स को खुद एडजस्ट कर देते हैं। अभी मैं इसको मैन्युअली एडजस्ट कर रही हूँ ज़रा बड़ी वैल्यू के साथ, कोई लार्ज वैल्यू, ठीक है, ताकि ये रिजल्ट जो है ये इन लाइन हमें नज़र आते रहें। तो ये तो आपका बन गया है पहला बॉक्स, ठीक है, जो हम बनाना चाह रहे थे। इसको आप कर सकते हो मज़ीद फॉर्मेटिंग, ठीक है। वो आप किस तरह करोगे, आप जाओगे इंसर्ट में, शेप्स में, ड्रॉ कर लेंगे एक बॉक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, शेप फिल में कर देना है नो फिल। शेप आउटलाइन का कलर हम इधर से ब्लू चूज़ करते हैं और इसकी विड्थ जो है आउटलाइन की वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये रीज़नेबल लग रही है, ठीक है। और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, वो हम करते हैं ड्राइंग टूल्स में जाके शेप आउटलाइन डार्क ब्लू। और इधर हम टैग लगाना चाह रहे हैं लोड का, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इसके ऊपर लगाते हैं शेप का बॉक्स और उसके अंदर टाइप कर लेते हैं लोड। बाकी तो ये आपकी सारी फॉर्मेटिंग है। इसको आपने सेंटर अलाइन किया, इधर से सेंटर किया, तो ये आपका जो पहला सेक्शन है लोड का वो रेडी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट सेक्शन था हमारा बैटरी का। बैटरी के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए थे वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और इसके अलावा मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपकी जो बैटरी एफिशिएंसी है, डिस्चार्ज है और टेम्परेचर फैक्टर है और बैकअप डेज जो हैं वो सारे आपके हैं बेसिकली यूज़र फील्ड्स, तो इनको हम विद इन बॉर्डर्स कर देते हैं। कैपेसिटी ऑफ बैटरी जो है वो हमारा फार्मूला कैलकुलेट कर देगा। डीसी वोल्टेज जिस पे हमने सिस्टम रन करना है वो भी हमारे पास आएगा यूज़र से। बैटरी करंट भी फार्मूला कैलकुलेट कर देगा और नंबर ऑफ़ इन्वर्टर एमपीपीटी की इंफॉर्मेशन हमें मज़ीद चाहिए, वो भी हमारी यूज़र इनपुट है, ठीक है। उसके बाद मैं इस सारे को कर देती हूँ लाइट ग्रे, ठीक है। और यहाँ मैं इनके जो है यूनिट्स भी जल्दी से डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बैटरी जो होगी वो हमारे पास वॉट आवर्स में होगी और डीसी वोल्टेज तो वोल्ट में है। बैटरी करंट हमारा एम्पियर आवर में होगा, ठीक है। और ये एमपीपीटीज होंगी और करंट पर स्ट्रिंग भी हमारा एम्पियर रेट होगा। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे लिथियम आयन फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। लिथियम आयन लेनी है तो बैटरी एफिशिएंसी मैंने 93 कर दी है और लिथियम आयन के लिए डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है 80%। अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए होता है 50%। मैं एज्यूम कर रही हूँ लिथियम आयन में 80% ले रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर फैक्टर, ठीक है। वो आप NCI की डेटा शीट डाउनलोड कर सकते हो, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन पीवी मॉड्यूल्स, लेकिन उसमें भी आपको खुद से एजम्पशन करनी पड़ती है। मैंने एक जेनेरिक वैल्यू खुद से एज्यूम की हुई है 1.19। मैं अपने सब डिज़ाइंस में यही वैल्यू यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपके सिस्टम को अच्छा खासा ओवरसाइज कर देती है। तो आप या तो इसको फिक्स कर लें या यूज़र पे छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। और बैकअप डेज बेसिकली हमें डेज चाहिए होते हैं 12 आवर्स या 2 डेज़ आप करोगे तो 24 आवर्स, ठीक है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जितने दिन आप बढ़ाएंगे आपका बैटरी बैंक उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो आपको फाइनेंशियली हिट करेगा। इसलिए आपने जो बैटरी बैकअप के डेज़ हैं या आवर्स हैं बड़े सोच समझ के रखने हैं। यहाँ पे वो मांग रहा है डेज़, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ 6 घंटों का बैटरी बैकअप हो। तो आपके अगर 1 डे है उसमें 24 आवर्स हैं तो हाफ डे बन जाएगा 0.5 और अगर मुझे 6 घंटे लेने हैं तो 0.25। तो मैंने सिंपली यहाँ 0.25 के साथ जा रही हूँ। अब हमने कैलकुलेट करनी है कैपेसिटी ऑफ बैटरी, उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पे जल्दी से उसकी वैल्यूज़ जो हैं एंटर कर देती हूँ। इक्वल टू करेंगे, ये जो आपकी सोलर प्रोडक्शन है इसको आपने बेसिकली कन्वर्ट करना है पहले वॉट में, ठीक है। ये किलोवाट में है। उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है टेम्परेचर फैक्टर के साथ, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है बैकअप डेज के साथ, इसको आपने डिवाइड कर देना है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के साथ। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज परसेंटेज में गिवन है इसलिए मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी और उसके बाद आपने सिंपली इसको कर देना है एंटर। तो ये देखें कि इतने पावर की बैटरी जो है वो आपको चाहिए। सिस्टम का वोल्टेज आप रख रहे हैं 48, ठीक है। और अब अगर मुझे बैटरी के एम्पियर आवर निकालने हों तो वो मैं कैसे निकालूंगी, ये जो मेरे पास WH है इसको डिवाइड कर दूंगी सिंपली वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास करंट आ गया है बैटरी का।
अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ इन्वर्टर MPPTs, ठीक है, वो हमने निकालनी है। वो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास है 2। अच्छा, जब आपने एक सिस्टम डिज़ाइन करना हो तो आप कौन सा इन्वर्टर यूज़ करने वाले हैं या किस इन्वर्टर के साथ डील करते हैं, ये आपको पहले ही नॉलेज होती है। अगर मुझे अंदाज़ा है और मैं रेगुलरली काम करती हूँ और मुझे पता है कि एक घर में 5 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, तो ऑब्वियसली मैंने कुछ इन्वर्टर शॉर्ट लिस्ट करके रखे होंगे और मेरे माइंड में होगा कि अगर मैंने 5 to 8 किलोवाट का कोई सिस्टम लगाना है तो उस इन्वर्टर की MPPTs कितनी होंगी, यानी उसकी इनपुट कितनी होगी, ठीक है। तो वो मैंने एक एजम्पशन की बेस पे यहाँ 2 लिख दिया है, कुछ इन्वर्टर्स की 1 होती है, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें करंट पर स्ट्रिंग कितना चाहिए। अगर 2 MPPTs हैं, इसका मतलब है कि मेरी 2 स्ट्रिंग्स बनेंगी, ठीक है। मैं 2 इनपुट्स एंटर करूँगी इन्वर्टर में और मुझे हर स्ट्रिंग से करंट कितना चाहिए वो कैसे आएगा, बैटरी के टोटल करंट को आप डिवाइड कर दें 2 के साथ, ठीक है। तो ये आपकी 10.12 एम्पियर एज की बैटरी आपको रिक्वायर्ड है। अब आपने बेसिकली करना क्या है, हमारी जो टोटल WH कैपेसिटी है वो है 971.599, ठीक है। और टोटल जो हमें बैटरी करंट चाहिए सिस्टम में वो है 20.24। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास 10.12 एम्पियर एज निकले हैं ना, आपने बेसिकली सर्च करनी है अब बैटरी मार्केट में जिसके 48 वोल्टों और ये 10 एम्पियर एज से ऊपर वाली वैल्यू आपको चाहिए। हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको राउंड ऑफ ही कर लेते हैं क्योंकि बैटरी का जो करंट होता है वो पॉइंट्स में नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर फॉर्मूला यूज़ करते हैं सीलिंग का। सीलिंग जो है वो नंबर को हायर साइड पे राउंड ऑफ कर देती है, (1) ये फॉर्मूला मैंने एंटर किया, साथ (1) किया और एंटर कर दिया, यानी मुझे 11 एम्पियर एज चाहिए। 11 एम्पियर एज तो मुश्किल से ही मिलेंगे, इसका मतलब है मैंने सर्च करनी है 48 वोल्ट 12 एम्पियर एज की लिथियम आयन बैटरी। ये मेरी एक स्ट्रिंग की बैटरी हो गई है कि इतनी मुझे चाहिए और इसलिए मैंने करंट जो पूरे करने हैं वो है 20.24 एम्पियर एज। इसका मतलब है कि मुझे एक और बैटरी चाहिए 48 वोल्ट की और वो भी होगी 12 एम्पियर एज की, ठीक है। तो मेरे पास टोटली 24 एम्पियर एज आ जाएंगे। इसका मतलब है कि मैं एक स्ट्रिंग में ये वाली बैटरी फीड इन करूँगी और दूसरी स्ट्रिंग में ये वाली करूँगी। अगर इन केस मुझे मिल जाती है कोई और ऑप्शन, यानी मुझे 12 एम्पियर एज नहीं मिल रही, उससे छोटी एम्पियर एज की कोई वैल्यू मिल रही है, फॉर एग्जांपल 48, और यहाँ मुझे मिल रहा है कुछ 6 एम्पियर एज और ये मेरे पास टोटल बनेगा 12 एम्पियर एज। इसका मतलब है कि मुझे हर स्ट्रिंग में 2-2 बैटरीज चाहिए क्योंकि एक स्ट्रिंग में ये 6 एम्पियर एज की 2 लगेंगी तो मेरा 12 एम्पियर एज पूरा होगा और फिर दूसरी स्ट्रिंग में ये लगेंगी 6 एम्पियर एज की तो दूसरी में मेरा 12 एम्पियर एज पूरा होगा और दोनों को मिलाकर मेरे 24 एम्पियर एज बनेंगे जो कि मेरे बैटरी का करंट है। तो आपने बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज बनाने हैं जो भी आप, या तो अगर आपको एग्जैक्ट वही मिल जाती है जो हमें चाहिए तो वेल एंड गुड। आपने इस केस में क्या करना था, एक स्ट्रिंग में ये लगा देनी थी क्योंकि पर स्ट्रिंग आपको 11 एम्पियर एज करंट चाहिए ना, इतना तो आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो आप ये वाली बैटरी के साथ जा सकते हो। 48 वोल्ट 12 एम्पियर एज जो है वो आपकी स्ट्रिंग को पूरा कर देगी। दूसरी स्ट्रिंग के लिए आपके पास ये आ गई, लेकिन ये अवेलेबल ना हो तो एक स्ट्रिंग से आपने इतना करंट ड्रॉ करना है। वो कैसे होगा कि फिर आपको 6 एम्पियर एज वाली जो है 2 लगानी पड़ेगी इन पैरेलल, सीरीज में नहीं इन पैरेलल, क्योंकि आपने करंट डबल करना है। अगर आप सीरीज में लगाते हो तो वो 6 एम्पियर एज ही रहेगा, आपको डबल करना पड़ेगा ताकि आप स्ट्रिंग में 11 एम्पियर एज का ये जो करंट है ये अचीव कर सको, ठीक है। और इसी तरह दूसरी स्ट्रिंग में 2 बैटरीज लगाने की इन पैरेलल, तो टोटल आपकी जो बैटरीज लगेंगी सिस्टम में वो होंगी 4। अब जो इम्पोर्टेंट हमें आउटपुट देखने हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। ये हमने अपनी बैटरी का सेक्शन जो है वो यहाँ पे कवर कर लिया है। इसकी भी आपने ऐसी फॉर्मेटिंग कर लेनी है, जल्दी से इसको कंट्रोल-C करें, कंट्रोल-V करें, ठीक है। इसको हम यूँ ले जाकर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको भी हम यहाँ कॉपी करते हैं, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं बैटरी। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हमें चाहिए वो है हमारा पीवी प्लांट साइज़ का, वो हम जल्दी से बना लेते हैं इधर साइड पे। और मैं आपको सारे पैरामीटर्स जल्दी से इधर टाइप इन कर देती हूँ। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हमने निकालना है पीवी प्लांट साइज़, ये एस्टिमेट करने के लिए कि हमारा पीवी प्लांट होगा कितने का, ठीक है।
आइडियल पीवी प्लांट तो हमारा यही है जितना हमें चाहिए, ठीक है। उसको हम यहाँ से सिंपली इक्वल टू लिख के और सेल रेफरेंस देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, डी रेटिंग फैक्टर बेसिकली क्या है? अब आपके पास प्लांट में डिफरेंट किस्म के लॉसेज होती हैं मॉड्यूल्स में, जैसे लाइट इंड्यूस पोटेंशियल डिग्रेडेशन होती है। उसके अलावा आपके जो है टेम्परेचर की वजह से एफिशिएंसी में इफेक्ट आता है, सॉइलिंग लॉसेज होती हैं और इस तरह के कई लॉसेज होते हैं, केबल लॉसेज होते हैं, कन्वर्जन लॉसेज होते हैं, ठीक है। हम उसके लिए अलग अलग लॉसेस को कैलकुलेट नहीं कर रहे। एनसीआई ने एक वैल्यू फिक्स की हुई है 0.8, आप उसको वेरी कर सकते हो 0.6 से 0.9 के दरमियान। मैं यहाँ 0.8 लिख रही हूँ। आपका जो पीवी प्लांट साइज है, जो आपका आइडियल साइज है, उसको आपने डिवाइड करना है इस डी रेटिंग फैक्टर के साथ, और उसमें मजीद आपने इसको ओवरसाइज करना है कि जितना आपको बैटरी की कैपेसिटी चाहिए WH, उसके 3 टाइम्स आपको पीवी प्लांट का साइज चाहिए। 3 इंटू मैं ये करूँगी वॉट आवर ऑफ बैटरी, और ये क्योंकि किलोवाट में है, ये WH में है, तो इनके यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, और एंटर करती हूँ। अब जो एक्चुअल सिस्टम इंस्टॉल होगा इस कैपेसिटी के बैटरी बैंक के साथ, वो होगा 6.18 किलोवाट। इतना सिस्टम हमारा ओवरसाइज हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं ग्रे, और ये आपको सारा आपकी जो क्लियर पिक्चर है प्लांट साइजिंग की वो यहाँ पे शो करा रहा है। इसको हम कर लेते हैं फॉर्मेट सेल्स में जाके नंबर डेसिमल को फिक्स, तो हमें 6.18 किलोवाट का प्लांट चाहिए। अब देखें कितना इम्पैक्ट पड़ा है कि आपको कहाँ 2.61 किलोवाट चाहिए था, यानी कि 3 किलोवाट, और अब जो आपका सिस्टम लग रहा है वो ऑलमोस्ट उसके डबल है। ये सारे टेम्परेचर फैक्टर्स को डाल के और ये जो इधर आपने डी रेटिंग फैक्टर्स यानी सॉइलिंग लॉसेस वगैरह सब डाली है, टेम्परेचर का फैक्टर डाला है, उसकी वजह से आपका अच्छा खासा ओवरसाइज हो जाएगा। अगर मैं डी रेटिंग फैक्टर यहाँ से कम करूँगी तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 8 किलोवाट चाहिए, तो हम इतना नहीं चाहते, हम बल्कि इसको रीज़नेबल रखते हैं 0.9, ठीक है। तो आप 5.82 किलोवाट का सिस्टम लगा लो। इसको हम कर देते हैं ग्रे, और क्योंकि ये प्लांट साइज की इंफॉर्मेशन तो हमें देखनी है, इसको हम रखते हैं ऑरेंज ताकि हमारा ध्यान इसकी तरफ जाए। अब ये आपका बन गया है प्लांट साइजिंग का सेक्शन, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह फॉर्मेट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ हम रख देते हैं, इसका कोई भी नाम रख दो, चाहे पीवी प्लांट ही रख दो। तो ये आपका दूसरा सेक्शन भी रेडी हो गया है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन में चाहिए इन्वर्टर। उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर हम लिखते हैं VA ऑफ इन्वर्टर, और हमारा जो फाइनल इन्वर्टर साइज आएगा। अब VA ऑफ इन्वर्टर के लिए आपने बेसिकली ये कंसीडर करना है कि आपका जो इन्वर्टर होता है उसका भी पावर फैक्टर होता है, वो यहाँ 0.7 होता है या 0.8 होता है। VA ऑफ इन्वर्टर हम किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास ये जो साइज आ रहा है 5.82, ठीक है, ये किलोवाट में है, हम इसको वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पकड़ते हैं 1000 करते हैं, और इसको आपने डिवाइड करना है पावर फैक्टर के साथ इन्वर्टर के। मैं पावर फैक्टर ले रही हूँ 0.8, क्योंकि हमारे आजकल के जो इन्वर्टर्स है वो एफिशिएंट हो गए। इक्वल टू कर देते हैं। ये आपका इन्वर्टर बन रहा है कोई 72.25 वॉट कह लो आप, ठीक है। ये आपका वॉट्स ही है बेसिकली, क्योंकि हम वोल्टेज इंटू करंट ही कर रही है। को फाइनलाइज करना है तो वो हम किस तरह करेंगे, सीलिंग का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 1000 के साथ और (1), क्योंकि सीलिंग के फॉर्मूला को सिग्निफिकेंस भी चाहिए होती है। ये नंबर है और ये सिग्निफिकेंस है। (1) मैंने कर दिया और एंटर किया, तो मुझे 8 किलोवाट का बेसिकली इन्वर्टर चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं फॉर्मेट पेंटर से सिलेक्ट, ठीक है। मैंने ऊपर का ऑप्शंस लेके इसी को फॉर्मेट पेंटर कर दिया है। ये हमें सारी मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं करनी, बल्कि सिस्टम करके देगा, तो इन्हें भी हम ग्रे कर देते हैं। ये हमें साइज़ देखना है, इसको हम ऑरेंज करते हैं। तो ये जो हमारा इन्वर्टर का सेक्शन है वो भी रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा एरिया कितना रिक्वायर्ड है मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए, और हमारे टोटल मॉड्यूल्स कितने निकल रहे हैं, और हमारे पास खुद कितना एरिया अवेलेबल है। अच्छा, अब ये देखें कि आपका नेक्स्ट सेक्शन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल का। उसकी मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है, और वो मैंने आपके सामने पहले भी कई दफ़ा की है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम ये कैसे चेंज करते हैं। अब आपने बेसिकली इधर क्या करना है, साइज़ ऑफ मॉड्यूल आपका होगा वॉट पीक,
जो कि आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो यूज़र ही इनपुट करेगा। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे। विड्थ ऑफ मॉड्यूल भी आपको यूज़र इनपुट करके बताएगा। हाइट ऑफ मॉड्यूल्स भी यूज़र से मिलेगी और मॉड्यूल्स में आपस में स्पेस कितनी रखनी है वो भी यूज़र ही बताएगा, ठीक है। एरिया रिक्वायर्ड ऑफ मॉड्यूल्स आप कैलकुलेट कर दोगे। एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन स्पेस यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है रिकमेंडेड स्ट्रक्चर हम फार्मूला से लाएंगे और इसके अलावा हम स्ट्रक्चर टाइप जो है वो इधर डाटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब साइज ऑफ मॉड्यूल फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 540। मैं 540 का सिस्टम जो है वो यूज़ करना चाह रही हूँ। उसके बाद हमने निकालने हैं नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स, ठीक है। वो हमारे पास किस तरह आएंगे, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और इसको आपने डिवाइड कर देना है 540 के साथ। तो आपके पास ये 10.7 मॉड्यूल्स बन रहे हैं। ये तो हमें चाहिए नहीं, हम इधर लगाते हैं इसके बाहर सीलिंग का फॉर्मूला ताकि वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दे, (1), ठीक है। तो हमें बेसिकली 11 मॉड्यूल्स चाहिए। उसके बाद विड्थ ऑफ मॉड्यूल जो है ये बेसिकली डाटा शीट्स में गिवन होती हैं मिलीमीटर में, और एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन भी हम यूज़र से एक्सपेक्ट करेंगे कि स्क्वायर फीट में ही वो निकाले। अब यहाँ पे जो विड्थ और हाइट ऑफ मॉड्यूल्स है वो मैं डाटा शीट से टाइप इन कर देती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने आपकी जो है सारी वैल्यूज़ टाइप इन कर दी हैं, जिसमें मैंने विड्थ ऑफ मॉड्यूल, हाइट ऑफ मॉड्यूल लिख दिया है और इंटर मॉड्यूल स्पेसिंग भी मिलीमीटर में एंटर कर दिया कि अगर 2 मॉड्यूल्स हैं तो उनके दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, वो हमें किस तरह से मिलेगा, इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे फीट में। उसके लिए हमें चाहिए 0.0032 इंटू दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.0032 इंटू ये वाली वैल्यू इंटू 0.0032 और आपके पास टोटल मॉड्यूल्स हैं कितने, 11। इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एंटर करें। ये आपके पास स्क्वायर फीट एरिया आ गया है कि आपके 11 मॉड्यूल्स इतना एरिया जो है वो कवर करेंगे। अब यूज़र यहाँ अपनी इंस्टॉलेशन स्पेस का कुछ भी एरिया एंटर कर सकता है। सपोज करते हैं वो एंटर करता है कुछ इस किस्म की वैल्यू, ठीक है। अब हमने उसे स्ट्रक्चर रिकमेंड करना है L1 या L2। L1 ये होता है कि आपके जो सारे मॉड्यूल्स हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। L2 होता है कि मॉड्यूल के ऊपर भी मॉड्यूल होता है। इसी तरह L3 होता है कि एक मॉड्यूल नीचे है, उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर तीसरा है। हम इसको सिर्फ लिमिट रखते हैं L1 या L2 के लिए, ठीक है। अगर तो मेरे मॉड्यूल्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे और यूज़र के पास उतनी जगह नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे L2 पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि एक लाइन में या बगैर चेक किए आगे पीछे मॉड्यूल्स लग सकते हैं तो फिर हम L1 की तरफ जाएंगे। तो हम इधर कंडीशन लगा देते हैं, फॉर्मूला टाइप करते हैं, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो आपने हमें शो कराना है L2, एल्स शो करवाना है L1। ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो अब ये देखें वो L1 शो करा रहा है। ये किस बेस पे करा रहा है कि यूज़र की जो एरिया एंटर्ड है वो बड़ा है इससे। अगर ये कम होता, हम इधर 150 करके देखते हैं तो फिर वो देखें L2 मेंशन कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से ऑपरेट करेगा। इसको भी हम ऑरेंज कर देते हैं कि ये वैल्यू हमने देखनी है। उसके बाद हमें चाहिए स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी यहाँ पे एक शीट क्रिएट करते हैं। ये शीट हम दोबारा भी यूज़ करेंगे, किस तरह वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे नाम रख दो L1। ये आपने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। इधर आप डाटा वैलिडेशन की लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप जाओगे डाटा और डाटा से आप जाओगे यहाँ डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में आपने लिस्ट क्रिएट करनी है बेसिकली, ठीक है। सोर्स आपकी शीट 1 है, यहाँ से आप पूरी कवर करोगे, ओके करोगे तो ये देखें कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो आपने इसकी भी फॉर्मेटिंग जो है वो कर ली है। अब आपने देखा होगा कि मैंने पीछे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले करवाई थी, ठीक है, जो इसके अगेंस्ट यहाँ पे चेंज हो रही थी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इन ड्रॉस में पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। वो पिक्चर्स मैंने पहले ही स्केचअप में बना कर रखी हुई है। अच्छा, मैंने जो पिक्चर्स बना कर रखी थी वो यहाँ मैंने सारी इंसर्ट कर दी हैं। अब ये पिक्चर मैंने उस शीट में डिस्प्ले करानी है जहाँ मेरा डैशबोर्ड है। अब मैं क्या करूँगी, इस सारे को सिलेक्ट करूँ और फार्मूलाज में जाके सिलेक्ट करूँगी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब नेम मैंने देना है लेफ़्ट कॉलम से
इधर वाली कॉलम को, ठीक है। तो लेफ्ट कॉलम को हम सिलेक्ट रहने देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो आपकी इमेजेस हैं इनके वही नाम हो जाएंगे जो यहाँ आपने लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आपने अपने डिज़ाइन शीट में जाना है, बल्कि यहाँ से आपने पिक्चर कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे आप कहीं पे भी पेस्ट कर लो। मैं इसके करीब ही यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसको रिसाइज भी कर लें जितना आपने करना है, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम पिक्चर पकड़ी है। फिर आपने क्या करना है, न्यू, इसको सिलेक्ट रहने देना है, न्यू मैनेजर में जाना है, ठीक है। यहाँ से न्यू में जाएँ और इसका कोई नेम रख लें। मैं इसका नेम रख देती हूँ पैनल, और यहाँ पे आपने टाइप इन करना है इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, और रेफरेंस आपने दे देना है ये जो आपने डेटा वैलिडेशन क्रिएट की है, और यहाँ से आपने पैरेंथेसिस क्लोज कर देनी है और ओके कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अब इसी को सिलेक्ट करने देना है, फॉर्मूला बार में जाना है, यहाँ जाके लिखना है वो नाम जो आपने वहाँ रखा था, वो था पैनल कॉन्फ़िगरेशन। ये इधर अपीयर भी हो जाएगा। ये जैसे ही आए इसको आपने एंटर करना है, तो ये देखें कि आपके पास जो आपने सिलेक्ट की हुई है ऑप्शन, उसकी पिक्चर आ गई है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका ये जो साइड पे नज़र आ रहा है बॉर्डर वो रिमूव हो जाए। उसके लिए हम पिक्चर्स टूल में जाएंगे, यहाँ से क्रॉप की ऑप्शन को पकड़ेंगे, ठीक है। इसको हम काफ़ी हद तक क्रॉप कर देती हूँ। अब मैं जितनी बार भी यहाँ से ऑप्शन चेंज करूँगी तो मेरे पास पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे चेंज होती जाएंगी। अच्छा, जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है अब आपका स्ट्रिंग साइजिंग का। उसके लिए जो हमें वैल्यूज़ चाहिए, जो पैरामीटर्स चाहिए, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। ये आपको आराम से अपनी डाटा शीट में से मिल जाएंगे। मॉड्यूल का वीएमपी मिल जाएगा और उसका टेम्परेचर मिल जाएगा एट मैक्स पावर, टेम्परेचर एसटीसी पे भी मिल जाएगा। इन्वर्टर वी मीन चाहिए आपको, टी मैक्स ऑफ साइज चाहिए, मिनिमम स्ट्रिंग साइज आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। फिर मॉड्यूल का वीओसी आपको मॉड्यूल की डाटा शीट से मिल जाएगा, वीओसी पे कितना टेम्परेचर है वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपको मॉड्यूल का टी मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, और इन्वर्टर की शीट से इन्वर्टर का जो है मैक्स वोल्टेज मिल जाएगा, और फिर हमारे पास मैक्स स्ट्रिंग साइज आ जाएगी। मैं इनके अगेंस्ट इनकी इनपुट वैल्यूज़ भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अब ये देखें कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं मैंने डाटा शीट से ली हैं। अब हमने निकालना है मिनिमम स्ट्रिंग साइज़ और दूसरा हमने निकालना है मैक्सिमम स्ट्रिंग साइज़, ठीक है। इनके फार्मूलाज बहुत सिंपल हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं आपके सामने इन फार्मूलाज को अब यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला क्या है, बेसिकली आपने लेना है वीएमपी ऑफ मॉड्यूल, उसको आपने करना है मल्टीप्लाई, और आपने लगाना है 1 प्लस टी मैक्स माइनस टी एस टी सी आपने करना है। इसको आपने माइनस करना है एस टी सी में से, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है आपका जो नेक्स्ट टी है वी एम पी, ये वाला कोफिशिएंट, इसको आपने कर देना है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, और सेकेंड ब्रैकेट भी आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। एक तो इसकी ब्रैकेट क्लोज हो गई, एक इसकी ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। और उसके बाद आप इसको एंटर कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा मिन स्ट्रिंग साइज। अब आपने क्या करना है, इसी फार्मूला में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। ये आपने इसको पूरे ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। ये आपने मॉड्यूल का बेसिकली वी मिन निकाला है। इन्वर्टर का जो मिनिमम वोल्टेज है ये, इसको टाइप इन करना है और इसको इससे डिवाइड कर देना है। एंटर करें तो ये आपके पास आ रहे हैं मिनिमम स्ट्रिंग साइज़। ये आपके पास मिनिमम स्ट्रिंग साइज़ आ गया है। ये बेसिकली बता रहा है कि एक स्ट्रिंग में मिनिमम मॉड्यूल्स कितने लगाए जा सकते हैं। फिर आपने यही फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ होगा, इज इक्वल टू, अब आप मॉड्यूल का ये वाला वोल्टेज लेंगे जो वीओसी का है, ठीक है, 1 प्लस ब्रैकेट ओपन। अब आपने क्या करना है, इसमें से टी मिन में से माइनस करना है टी एस टी सी को, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, एक और ब्रैकेट ओपन करनी है, और यहाँ आपने मेंशन करना है ये टी वी ओ सी, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय 100 करना है, ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज। बल्कि आप इस सारे प्रोसेस को एक और ब्रैकेट में स्टोर करें, एंटर कर दें। ये हमारे पास आ रहे हैं 41, ठीक है। इसको हम ज़रा साइड पे नोट कर लेते हैं 41। अब हमने इन्वर्टर का वी मैक्स लेना है टॉप पे, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, वी मैक्स लेते हैं इन्वर्टर का, डिवाइड करते हैं और नीचे वाली सारी वैल्यू को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, एंटर करेंगे। तो अब ये देखें कि आपके पास जो मैक्सिमम मॉड्यूल आ सकते हैं वो है 12, और अगर मैं इधर सीलिंग का फंक्शन यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास 18 बन जाएंगे, सॉरी 13 बन जाएंगे।
ठीक है, तो अब ये देखें कि क्या हुआ है कि मैं एक स्ट्रिंग में मिनिमम मॉड्यूल्स जो हैं वो 3 लगा सकती हूँ और मैक्सिमम मॉड्यूल्स जो हैं वो 13 लगा सकती हूँ। ये हमारी एक स्ट्रिंग साइज़ का वैल्यू आ गई है अगर तो हम ये 8 किलोवाट वाले इन्वर्टर के साथ जाते हैं, लेकिन हम ना 13 से ऊपर जा सकते हैं और ना 3 से कम लगा सकते हैं। ये हमारा सेक्शन बन जाएगा स्ट्रिंग साइजिंग का। अब हम जाते हैं अगला सेक्शन बनाते हैं हमारा माउंटिंग स्ट्रक्चर का। ठीक है, वो इसलिए हम बना रहे हैं कि अगर हमने अपना BOQ जनरेट करना हो तो यहाँ पे हमें पता हो कि हम कौन सा माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये माउंटिंग स्ट्रक्चर और गैल्वेनाइजेशन की वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। यहाँ मैं जस्ट डाटा वैलिडेशन क्रिएट करूँगी, डाटा में जाऊँगी और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं डिफरेंट ऑप्शंस लिख रही हूँ। इसमें मैं एक ऑप्शन लिखती हूँ हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, दूसरा हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम और तीसरा हम ले लेते हैं ASTM। यूज़र यहाँ से कोई भी ऑप्शन चाहे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। और गैल्वेनाइजेशन भी हमारे पास 80 माइक्रॉन्स की होती है, 100 माइक्रॉन्स की होती है, या अगर कोई एल्यूमिनियम या ASTM होगा तो नहीं होगी। ठीक है, ये भी हम डाटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से जाते हैं लिस्ट में, यहाँ हम लिख देते हैं 80, 100, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये भी हमारे पास 3 तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ये हमारे बेसिकली यूज़र इनपुट्स हैं, इनके भी बॉर्डर क्रिएट करते हैं और इनको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका माउंटिंग स्ट्रक्चर का जो है सेक्शन वो भी तैयार हो गया है। अच्छा, अब ये गैल्वेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बाद हमारे जो सेक्शंस होंगे वो हैं हमारे बेसिकली टिल्ट एंगल अप्रॉक्सीमेशन और दूसरा है हमारा सर्किट ब्रेकर साइजिंग और फ्यूज साइजिंग। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले इनको देख लेते हैं। ये सारी ऑप्शंस में यहाँ पे लिख ली हैं और इन्हें फॉर्मेट कर लिया ग्रे कलर के साथ। लैटिट्यूड ऑफ एरिया जो है वो यूज़र इनपुट होगी। टिल्ट एंगल हमारा सिस्टम कैलकुलेट करके देगा। नंबर ऑफ रॉस कितनी चाहिए वो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और रॉ स्पेसिंग हम फार्मूला के बेस पे कैलकुलेट कर लेंगे। लैटिट्यूड फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर कर देता है 31। ठीक है, इधर हम फार्मूला लगाते हैं कि उसने जो एरिया का लैटिट्यूड एंटर किया है उसमें से वो माइनस कर दे 15। ये इसमें जो हमारा टिल्ट एंगल होता है ये आपको विंटर या समर में अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर एज़्यूमेज करेक्ट रखें, क्योंकि एज़्यूमेज आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताता बल्कि वो आप साइट विजिट से देखते हैं। अगर आप एज़्यूमेज सही नोट करते हैं तो आपको विंटर में इसको बस प्लस माइनस करना पड़ेगा 1 या 2%, अदरवाइज़ आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती फिक्स टिल्ट सिस्टम्स के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ रॉस, अगर तो यूज़र हमें 0 रखता है तो रॉ स्पेसिंग हमारी 0 रहेगी, वरना हमें इसके लिए फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और शीट क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम रखते हैं रॉ स्पेसिंग। L1 अगर पोर्ट्रेट होगा, ठीक है, अगर पोर्ट्रेट हो तो उसकी हाइट क्या होगी, जो विड्थ है वो उसकी हाइट बन जाएगी 2384। अगर L1 जो है वो लैंडस्केप होगा तो उसकी हाइट होगी 1096। अगर L2 होगा तो हम इसको इसी का ट्वाइस कर लें। ये मैंने ले ली है L1 पोर्ट्रेट के लिए, ये सारी हाइट्स मैंने लिख दी है। ठीक है, L1 पोर्ट्रेट है तो आपकी जो विड्थ है वो हाइट बन जाएगी। L1 लैंडस्केप है तो यही हाइट रहेगी जो एक्चुअल है। L2 पोर्ट्रेट है तो ये वाली हाइट डबल हो जाएगी और L2 लैंडस्केप है तो ये वाली हाइट डबल हो जाएगी। ठीक है, आपने इसे मल्टीप्लाई कराना है 1.85 के फैक्टर के साथ। ठीक है, इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं और दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं 1000 के साथ, ताकि हमारी वैल्यूज़ जो है वो मीटर में आ जाए। ठीक है, ये आपकी बेसिकली इंटर रॉ स्पेसिंग होगी। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रीड करवानी है। अब मैं ये कंडीशन लगाना चाह रही हूँ कि अगर तो यूज़र ये कहता है कि मैंने 2 रॉस बनानी है, तब उसे इंटर स्पेसिंग की ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पे 0 लिखता है तो फिर उसे इंटर रॉ स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, ये वाली वैल्यू रीड करें, कॉमा, फिर इस शीट में चले जाएं और इन वैल्यूज़ में सर्च करें और जो ये आपका 4 कॉलम है, कॉमा 4, कॉमा 0, ठीक है, एग्जैक्ट मैच हमें करना है, इक्वल टू करते हैं। तो ये देखें कि ये 4.4 शो कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करूँगी ये इंटर रॉ स्पेसिंग चेंज कर रहे हैं। अब कंडीशन ये लगानी है कि अगर तो रॉ रखनी है फिर ये आए, अदरवाइज़ ना आए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ़ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ़ ये नॉट इक्वल टू 0 हो फिर हमने वी लुकअप करना है, अदरवाइज़ आपने कॉमा 0 ही शो कराना। ठीक है, एंटर कर देते हैं।
अब 0 है तो कोई इंटर स्पेसिंग नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 2 रॉस तो यहाँ पे मुझे इंटर स्पेसिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी। दूसरा हम इसको लिमिट कर देते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ओके कर देते हैं। तो आपका ये सेक्शन भी रेडी हो गया है। अब इसमें हमें चाहिए ISC ऑफ मॉड्यूल को यूज़र इनपुट करेगा, वो हम ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं और वो मैं एंटर करा देती हूँ। फॉर एग्जांपल वो है मेरे पास 41, ठीक है। ये वैल्यू होगी बेसिकली एम्स में। ब्रेकर फॉर PV साइड किस तरह निकलेगा, आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 1.56 के साथ। तो ये आपके ब्रेकर का साइज़ निकल आया है जो आपने PV साइड पे यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह आपने फ्यूज़ का साइज़ निकालना है इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान। तो वो आप किस तरह से करेंगे, आपके जो इन्वर्टर वोल्टेज हैं ये वाले, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें विथ 1000, डिवाइड बाय कर दें ये जो आपकी बैटरी का वोल्टेज है DC वोल्टेज इसके साथ, ठीक है। और इस पूरे फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.25 के साथ। तो ये आपकी जो इन्वर्टर का और बैटरी के दरमियान लगना है फ्यूज़ या ब्रेकर, उसके एम्प्स निकल आए, ठीक है। इसको भी हम फॉर्मेट कर देते हैं नंबर 2 और ये 0, ठीक है। तो ये आपकी जो सारी वैल्यूज़ हैं ब्रेकर्स की वो निकल आई हैं और ये सब एम्प्स में होंगी। बाकी हम इस सारे को फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये देखें कि मैंने सारी फॉर्मेटिंग कर दी है और ये आपका अच्छा सा डैशबोर्ड बन गया है। अब आपने क्या करना है, सारे सेल्स को यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, जितना भी आपने साइज़ रखना है, और यहाँ शेप फिल में जाकर उसे हम कोई कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइट ग्रे कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो कलर आपने यहाँ पे दे देना है। अब ये आपकी दोबारा से वाइट कर लेते हैं हम, ठीक है, और इसको फॉर्मेट करते जाते हैं। तो ये देखें कि अब मैंने आपके जो सारा डैशबोर्ड है उसकी फॉर्मेटिंग कर दी है। अब ये वर्केबल है। आप लोड को क्लिक करेंगे, लोड एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ का सम आ जाएगा। यहाँ पे जो आपकी Z वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, उनको आप वाइट कर दें ताकि वो किसी को दिखे ना। और इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं वो हम व्यू में जाके ग्रिड लाइंस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं ताकि उतना ही रहे जितना हमारा डैशबोर्ड। और ये आपका जो सोलर डिज़ाइन का डैशबोर्ड है वो रेडी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।